हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आपका हमारे यूट्यूब चैनल 12वीं क्लास पे स्वागत है। आज के जो हमारा लेक्चर हाइड्रोलिक्स एंड न्यूमेटिक्स का लेक्चर नंबर 12 है। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। कह रहा है दबाव बढ़ने पर द्रव का आयतन होता है, क्या होता है? वही रहता है, ठीक है, वही रहता है, या फिर कम हो जाता है, या बढ़ती है, या फिर इनमें से कोई नहीं। क्या बोला है? दबाव बढ़ने पर द्रव का आयतन होता है, तो क्या होता है? वह क्या हो जाता है? कम हो जाता है। जाहिर सी बात है, यदि हम लोग किसी भी ठीक है, किसी भी द्रव का, ठीक है, किसी भी द्रव का यदि आयतन बढ़ाएंगे, क्लियर है, आयतन बढ़ाएंगे, सॉरी, किसी भी द्रव को यदि हम प्रेशर देंगे, ठीक है, प्रेशर देंगे तो क्या होगा? जाहिर सी बात है, आयतन क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो इसका बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्लियर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर क्या बोला है। दबाव बढ़ने पर द्रव का थोक मापांक है। देखिए उसमें क्या था? दबाव बढ़ने पर आयतन पूछा था, इसमें क्या पूछा है? थोक मापांक है, यानी वही रहता है, या कम हो जाता है, या बढ़ता है, या इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन क्या? इनमें से कोई नहीं। तो दबाव बढ़ने पर थोक का मापांक क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। क्लियर है, थोक का मापांक जो हो जाता है बढ़ जाता है, लेकिन आयतन क्या हो जाती है? कम हो जाती है। यानी ऑप्शन नंबर 2 का सी इज़ द राइट आंसर। क्लियर है। देखिए जितने भी हम क्वेश्चन कराएं मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि आप लोगों को RAC, ठीक है, यानी रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशन की वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है, तो हम उसका वीडियो प्रोवाइड करा देंगे। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है। यदि पाइप में न्यूनतम दबाव तरल का वाष्प दबाव है दिन से, यदि पाइप में न्यूनतम दबाव तरल का डैश वाष्प दबाव है, तो साइफन संतोषजनक ढंग से काम करेगा। यानी कि दबाव तरल का कैसा रहेगा? क्या बराबर रहेगा, से कम रहेगा, से ज़्यादा, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो क्या हो जाएगा? ज़्यादा रहेगा, तो संतोषजनक काम करेगा। यानी कि यदि पाइप में न्यूनतम दबाव तरल का, ठीक है, न्यूनतम दबाव तरल का ज़्यादा दबाव, ठीक है, ज़्यादा वाष्प दाब है, तो साइफन संतोषजनक काम करेगा। क्लियर है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। क्लियर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, देखिए जब किसी बिंदु पर दाब की तीव्रता स्थानीय वायुमंडलीय दाब से अधिक होती है, तो इन दोनों दाबों के अंतर को कहते हैं। क्या बोला है? जब किसी बिंदु पर दाब की तीव्रता स्थानीय वायुमंडलीय दाब से अधिक होती है, तो इन दोनों दाबों के अंतर को कहते हैं। इसको हम लोग आपको छोड़ दे रहे हैं, इसका कमेंट सेक्शन में जरूर करिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, और इजी सा क्वेश्चन है, मिल जाएगा आप लोगों को पता होगा। इसका आंसर आप लोग करिए कमेंट सेक्शन में, ठीक है। अनुमान दाब होता है, या फिर काफ़ी दाब, या सकारात्मक गेज, या फिर वैक्यूम दबाव। क्लियर है, इसका आंसर आप लोग जरूर कमेंट सेक्शन में करिए। तो हम लोग अगला क्वेश्चन पर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोला है, देखिए डेड वेट प्रेशर, ठीक है, गेज टेस्टर का कार्य सिद्धांत किस पर आधारित है? क्या बोला? डेड वेट प्रेशर गेज टेस्टर का कार्य सिद्धांत किस पर आधारित है? पास्कल के नियम पे, डाल्टन के आंशिक दबाव के नियम पे, या फिर न्यूटन के चिपचिपा नियम पे, या फिर अवोगाद्रो की परिकल्पना के नियम पे, ठीक है। तो ये किस पर कार्य करता है? ये पास्कल के नियम पे कार्य करता है। डेड वेट प्रेशर गेज का कार्य सिद्धांत किस पर आधारित है? पास्कल के नियम पे आधारित है। अच्छा, पास्कल का नियम क्या होता है, यह भी आप लोग को कमेंट सेक्शन में करिएगा जरूर कमेंट। क्लियर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, ये सब हम बता दिए पहले ही, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है। मैनोमीटर में प्रयुक्त द्रव में होना चाहिए, कह रहा है मैनोमीटर में प्रयुक्त द्रव होना चाहिए, कैसा होना चाहिए? कम घनत्व वाला, या उच्च घनत्व वाला, कम सतह तनाव वाला, या फिर उच्च सतह तनाव वाला? तो कैसा होना चाहिए? आप लोग इसका आंसर बताइए, कैसा होना चाहिए? डैट इज, ये कैसा होना चाहिए? उच्च सतह तनाव वाला, ठीक है। यानी कि मैनोमीटर में प्रयुक्त द्रव में होना चाहिए, कैसा होना चाहिए? ये कैसा होना चाहिए? डैट इज उच्च सतह तनाव होना चाहिए। क्लियर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है। न्यूटोनियन द्रव का प्रतिबल विकृति संबंध है,
क्या बोला है, न्यूटोनियन द्रव का प्रतिबल विकृति संबंध है कैसा होता है, रैखिक होता है या अणुवृत्त आकार का होता है या अति परवलयिक होता है और क्या या उल्टा होता है। तो ये कैसा होता है सभी लोग जानते हैं, इट इज रैखिक होता है। ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। देखिए न्यूटोनियन द्रव का प्रतिबल विकृति संबंध ग्राफ कैसा होता है, तो इट इज रैखिक होता है। ठीक है, क्लियर है। ठीक है, 7 हो गए। अब 8 नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है, पाइपों के लिए लेमिनार प्रवाह तब होता है जब रेनॉल्ड्स संख्या, सभी को पता है जब रेनॉल्ड्स संख्या कैसी होती है, डेट इज 2000 से कम होती है तो पाइपों में लेमिनार प्रवाह होता है। ठीक है, ये देखिए कितनी बार हम क्वेश्चन इसको करा चुके हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर क्या बोल रहा है, पाइपों के लिए अशांत प्रवाह तब होता है जब रेनॉल्ड्स संख्या होती है, कैसी होती है, 4000 से डेट इज अधिक होती है। ठीक है, यानी 4000 से अधिक होती है तो प्रवाह कैसा होगा, अशांत हो जाएगा, अशांत प्रवाह होगा। 9 का सी इज़ द राइट आंसर। क्लियर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है, रेनॉल्ड संख्या यानी कि 208 के संगत वेग को कहते हैं उपध्वनि, सुपरसोनिक वेग या कम महत्वपूर्ण वेग या फिर उच्च महत्वपूर्ण वेग। देखिए रेनॉल्ड संख्या 2800 के संगत वेग को कहते हैं, तो हम लोग इसको क्या कहते हैं, डेट इज उच्च महत्वपूर्ण वेग कहते हैं। क्लियर है। देख लीजिए इसको एक बार और। देखिए रेनॉल्ड संख्या 2800 के संगत वेग को क्या कहते हैं, उच्च महत्वपूर्ण वेग कहते हैं। क्लियर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोला, यदि V1 और V2 क्रमशः ड्राफ्ट ट्यूब के इनलेट और आउटलेट पर पानी के वेग तो ड्राफ्ट ट्यूब की दक्षता होगी। यदि V1 और V2 क्रमशः ड्राफ्ट ट्यूब के इनलेट और आउटलेट पर पानी का वेग है तो ट्यूब की दक्षता क्या होगी, सभी लोग को पता है, डेट इज ट्यूब की दक्षता क्या होगी। क्लियर है। ठीक है, तो डेट ट्यूब की दक्षता क्या होगी, V1 स्क्वायर माइनस V2 का स्क्वायर अपान में V1 होगी, सबको पता है। ठीक, यानी कि 11 का बी इज़ द राइट आंसर। क्लियर है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है, एक सर्ज टैंक का उद्देश्य है पाइपलाइन प्रवाह में तेजी बदलाव के कारण दबाव भिन्नता को नियंत्रित करना या फिर पानी के हथौड़े की संभावना को खत्म करना या फिर पानी के आवश्यक रिटार्डिंग हेड प्रदान करके टरबाइनों के पानी के प्रवाह की नियमित करना। उपरोक्त में से सभी, तो सभी को पता है कि उपरोक्त सभी जो हैं कि सर्ज टैंक के लिए उपयुक्त हैं, यानी सर्ज टैंक के उद्देश्य होते हैं। क्या उद्देश्य होते हैं, पाइपलाइन प्रवाह तेजी से बदलाव के कारण दबाव भिन्नता को नियंत्रित भी करता है और पानी के हथौड़े की संभावना को खत्म करता है और पानी में आवश्यक रिटार्डिंग हेड प्रदान करके टरबाइनों के प्रवाह को विनियमित भी करता है। तो यानी ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। क्लियर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा है, उत्प्लावकता का केंद्र है द्रव के विस्थापित आयतन का केंद्र या विस्थापित आयतन के दबाव का केंद्र या अस्तित्व में नहीं या इनमें से कोई नहीं। तो 13 का ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। सबको पता है कि द्रव के विस्थापित आयतन का केंद्रक जो होता है उत्प्लावकता का केंद्रक कहलाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है, बर्नौली समीकरण के संरक्षण के नियम को संबंधित है, डेट इज ऊर्जा नियम का कार्य करता है। ये हमको तीसरी बार हमें लगता है ये क्वेश्चन को हम करा रहे हैं। देखिए बर्नौली समीकरण के संरक्षण के नियम से संबंधित है, डेट इज ऊर्जा के नियम से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्लियर है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोल रहा है, मेटा सेंटर का प्रतिच्छेदन बिंदु होता है, क्या होता है मेटा सेंटर का प्रतिच्छेदन बिंदु, उदाहरण के लिए शरीर और शरीर के केंद्र रेखा के मध्यम लंबवत ऊपर की ओर बल या फिर उत्प्लावक बल और शरीर के केंद्र की रेखा उदाहरण के लिए और उछाल केंद्र के बीच का मध्य बिंदु या फिर ऊपर के सभी। ठीक है, तो 16 का क्या हो जाएगा, बी इज़ द राइट आंसर। यानी उदाहरण के लिए रहेगा उत्प्लावक बल और शरीर की केंद्र रेखा जो होती है वो क्या कहलाता है, हमारा मेटा सेंटर का प्रतिच्छेदन बिंदु होता है। यानी बी इज़ द क्या है, बी इज़ द राइट आंसर 0 का।
क्लियर है? ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग अब। क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोल रहा है? पारा क्या बोल रहा है? देखिए, पारा कांच को गीला नहीं करता, है ना। पारा कांच को गीला नहीं करता, यह तरल के गुण के कारण होता है जिस रूप में जाना जाता है। यानी कि पारा जो है कांच को गीला नहीं करता, यह किस गुण के कारण होता है? आसंजन के कारण, या एकजुटता के कारण, या सतह तनाव के कारण, या सैन्यता के कारण। इसको भी हम करा चुके हैं, डेट इज सतह तनाव यानी सरफेस टेंशन के कारण जो होता है। ठीक है, क्लियर है? क्या है? सतह टेंशन के कारण जो होता है पारा जो है कांच को गीला नहीं करता है। क्लियर है? सरफेस टेंशन इज द राइट आंसर, सी। क्लियर है? अच्छा, अगला क्वेश्चन अब हम देखते हैं। अब लोग क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोल रहा है? ट्यूब के आकार में वृद्धि के साथ, क्या बोला है? ट्यूब के आकार में वृद्धि के साथ सतह के तनाव के कारण ट्यूब में तरल का बढ़ना या फिर अवनमन होगा। कमी, बढ़ना, कोई बदलाव नहीं होगा, या फिर तरल की विशेषताओं पर निर्भर नहीं करता है। तो इसका क्या ऑप्शन हो जाएगा? दैट इज 18 का ए इज द राइट आंसर। ध्यान से पढ़िएगा, ट्यूब के आकार में वृद्धि के साथ, यानी ट्यूब के आकार में वृद्धि कर रहे हैं और सतह के तनाव के कारण, ठीक है, ट्यूब में तरल का बढ़ना या अवनमन होगा। क्या होगा? अवनमन होना, दैट इज कमी कहलाता है। क्लियर है? अच्छा, अगला क्वेश्चन अब हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोल रहा है? हाइड्रोलिक दक्षता को किससे दर्शाते हैं? इफिशियंसी ऑफ एच। ठीक है, इफिशियंसी ऑफ एच यानी हाइड्रोलिक इफिशियंसी। यांत्रिक दक्षता क्या होती है? मैकेनिकल इफिशियंसी यानी इफिशियंसी ऑफ एम। और समग्र दक्षता यानी टोटल दक्षता, इफिशियंसी ऑफ एन ओ के बीच संबंध है। कैसा संबंध इन तीनों के बीच में होता है? एच इक्वल टू ओ इंटू एम, या एम इक्वल टू एम इंटू क्या, ठीक है, एन इक्वल टू एम इंटू एच, या फिर ओ इक्वल टू एच इंटू एम, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सभी को पता है डेट इज ओ इक्वल टू एच इंटू एम जो होता है, इन तीनों में रिलेशन होता है। ठीक है, एक बार और फिर इसको ध्यान से पढ़ लो। देखो, हाइड्रोलिक दक्षता, यांत्रिक दक्षता और समग्र दक्षता के बीच में संबंध पूछा है। तो सभी को पता है इन तीनों में जो संबंध होता है ओ इक्वल टू एच इंटू एम में होता है। क्लियर? सी इज द राइट आंसर। ठीक, आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखने जा रहे हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोल रहा है? खुले चैनलों में विशिष्ट ऊर्जा होती है। क्या बोला गया है? खुले चैनलों में विशिष्ट ऊर्जा होती है। कैसी होती है? एक यूनिट डिस्चार्ज की कुल ऊर्जा, या चैनल के नीचे से गुजरने वाले डेटम के संबंध में मापी गई कुल ऊर्जा, या फिर क्षैतिज डेटम के ऊपर मापी गई कुल ऊर्जा, या फिर गतिज ऊर्जा के जल मुक्त सतह के ऊपर की स्थिति है। क्या है? क्या बोला है? खुले चैनलों की विशिष्ट ऊर्जा होती है। क्या होती है? चैनल के नीचे गुजरने वाले डेटम के संबंध में मापी गई कुल ऊर्जा होती है। ठीक, यानी खुले चैनलों की विशिष्ट ऊर्जा क्या होती है? चैनल के नीचे से गुजरने वाले डेटम के संबंध में मापी गई कुल ऊर्जा। बी इज द राइट आंसर। क्लियर है? ठीक, आशा करते हैं आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।